नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब पागल हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाने के बाद ऐसी बहकी बातें कर रहा है कि इसको आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको हंसी आएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 31 देशों को कागज का शेर बता दिया। अब ये 31 देश कौन से हैं और क्यों कागज का शेर बताया, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही रशिया ने ईरान के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, वो गद्दारी आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले आज दोस्तों जमीन खिसकने वाली है, और ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही एक छोटा सा देश, जिस देश का अपना कोई वजूद किसी दूसरे देश के बिना नहीं है, और माफ कीजिएगा ये सब थोड़े से कड़वे हैं, लेकिन आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि एक ऐसा देश जिस देश का अपना कोई वजूद नहीं है, जो दूसरे देश के नक्शे में आता है, वो देश आज खुले तौर पे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका की कोई बात वो नहीं सुन रहा, और क्यों? वजह सिर्फ एक है, ईरान। और उस छोटे देश का जज्बा जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही भारत जैसा बड़ा देश अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, आज उसका रिजल्ट डीजल के दामों में आपको कैसे देखने को मिला, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर होगी बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चूंकि ये खबर आपके सीधे जेब से भी जुड़ी होगी। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इससे पहले कि आज खबरों को बताना शुरू करूं, आप तमाम देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके कटोरी में जैसे मीठी सेवई परोसी गई है, उसी हिसाब से आपके जीवन में ऐसी मीठी मीठी खुशियां दे कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। तो आप लोगों के लिए मैंने दुआ की है, आप लोग भी अगर मेरे लिए दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, कि अब डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है, बौखला गया है, और अपने ही दोस्तों को धमकी देते हुए कह रहा है कि मेरे बिना तुम कागज के शेर हो, इस वजह से तुम मेरी मदद करो। लॉजिक देखिए कि तुम कागज के शेर हो मेरे बिना, इस वजह से मेरी मदद करो, चूंकि मैं बब्बर शेर हूं। बब्बर शेर क्यों? कहानी सुनिए। आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों से मदद मांग रहा। पहले फ्रांस से, फिर जापान से, फिर धीरे धीरे नाटो की बाकी कंट्रियों से भी इसने मदद मांगी कि स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए आप लोग आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। हालांकि हमने ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लेकिन अगर कोई 2 आदमी भी बम छोटा सा फोड़ देते हैं तो स्टेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसे हाल में आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, हम स्टेट ऑफ हार्मोज को फ्री करा देंगे, और फ्री कराने के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे हम लोग पैसे भी कमा लेंगे। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी तो इसको लगा था कि कोई आए या ना आए, जापान तो जरूर आएगा, कोई आए या ना आए, नाटो के मेंबर आएंगे। लेकिन सुनिए, नाटो के मेंबर ने ठेंगा दिखा दिया और कहा कि हम नहीं आएंगे, ईरान बहुत मारता है। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुनी, तब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार, नाटो के लिए मैंने इतने बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए, मेरे देश ने इतना सब कुछ नाटो को दिया, और आज अमेरिका मार खा रहा और नाटो की जरूरत है। तो दरअसल बात यह है कि 32 देशों की ये पूरी ट्रीटी है। नाटो 32 देशों में आपस में डील हुई है, और इसमें से 31 यूरोपियन कंट्री, एक आप हटा दे तुर्की को तो बाकी यूरोपियन कंट्री, और सबसे यह डील अमेरिका करके बैठा है कि तुम्हारी मुसीबत में हम आएंगे और हमारी मुसीबत में तुम आओगे। इसी वजह से नाटो बना है। अब कहानी सुनिए कि जब नाटो के लिए अमेरिका इतने पैसे खर्च कर रहा, नाटो के संगठन के लिए डोनेट कर रहा, और आज अमेरिका को जब मदद की जरूरत पड़ी, जब ईरान मार रहा है, तो 31 देशों ने ठेंगा दिखा दिया और कहा हम नहीं आ पाएंगे। ऐसे हाल में आज डोनाल्ड ट्रंप बकलाते हुए कहता है कि मेरे बिना तुम सब कागज के शेर हो। याद रखना, कायरो मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मत भूलो। वैसे ईरान तुमको इतना मार रहा है कि तुम पूरी जिंदगी भूल भी नहीं पाओगे। क्योंकि कहानी बड़ी सिंपल सी है कि इनको लगा था कि हम तानाशाह हैं, पूरी दुनिया में कुछ भी कर लेंगे। लेकिन आज इन्हीं की तानाशाही को एक छोटे से देश, जिसके बारे में अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था, सुनेंगे आपको ताजुब होगा कि एक छोटा सा देश जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा भी करना चाहते हैं, श्रीलंका। दरअसल श्रीलंका से बात की थी अमेरिका ने और कहा था कि आपके जो मट्टाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हमारे फाइटर जेट को उतरने दो। चूंकि आप देखिए, अगर वर्ल्ड मैप को, तो श्रीलंका से समुद्री रास्ते के जरिए ईरान बड़े आसानी से पहुंचा जा सकता है, और भारत के ऊपर से भी फाइटर जेट अगर उड़ेंगे तो डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसे हाल में इन्होंने सोचा कि श्रीलंका के मट्टाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने फाइटर जेट उतार सकते हैं। अब इनके दिमाग में एक ख्याल था कि यार, छोटा सा देश श्रीलंका,
कहाँ हम सुपर पावर। श्रीलंका की इकोनॉमी गिर चुकी है, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। ऐसे हाल में श्रीलंका की क्या हिम्मत कि हमें मदद कर देगा। भाई श्रीलंका कैसे मना कर सकता है जब भारत नहीं मना कर पाया तो। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा जो दिसानायके, अनुराकुमारा दिसानायके, इस नाम को आप याद रखिएगा, इस नाम को मत भूलिएगा कि अनुराकुमारा ने साफ तौर पे कहा कि भले ही हम छोटे हैं, भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन हम किसी दो की लड़ाई में संतुलन खराब करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी हम इस्तेमाल होने तब देते जब हम ईरान की भी कुछ मदद करते और आपकी भी कुछ मदद करते, या फिर हमारी ईरान से कोई दुश्मनी होती तब भी हम सोचते। लेकिन आज ईरान के साथ आपकी जंग चल रही, तो ऐसे हाल में ये मत सोचिएगा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल करके गीदड़ों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर देंगे। यानी सोच के देखिए, सेम चीज स्विट्जरलैंड ने बोली, सेम चीज एक छोटे से देश श्रीलंका ने बोली है। जज्बा कभी ताकत से नहीं आता, जज्बा केवल यहां दिल के अंदर से आता है। भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, भारत को ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद मोदी साहब मान जाते हैं और आज उसका रिजल्ट देखिए कि जो हमारे देश में इंडस्ट्रियल डीजल है। अब इंडस्ट्रियल डीजल का मतलब बहुत कम लोग समझ पा रहे होंगे, तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूं कि डीजल दो तरह के मिलते हैं। एक तो पेट्रोल पंप पे जो हमारे आपके गाड़ियों में भरा जाता है, हम बोतलों में लेके आ जाते हैं, उसको कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं ट्यूबवेल वगैरह में, गांव में। और एक होता है इंडस्ट्रियल डीजल जो डायरेक्ट रिफाइनरी से फिल्टर होके एक इंडस्ट्री में जाता है, एक फैक्ट्री में जाता है, और वो किसी टंकी पे नहीं मिलता, वो डायरेक्ट वहीं से आएगा। उसकी कीमत आप सुनिए कि पहले 87 रुपये 57 पैसे थे उस डीजल का दाम। अभी चंद दिन पहले 87 रुपये 57 पैसे थे, वो रेट बढ़ गया। कितना? 1 रुपये नहीं, 2 ना 4 5 नहीं, 20 रुपए बढ़े हैं। और अब इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 109 रुपये 59 पैसे हो गए। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई साहब इंडस्ट्रियल डीजल का दाम बढ़ा तो हम क्यों छाती पीटे? पीटना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीजल कंपनियां महंगे दामों पे खरीदेंगी तो जो प्रोडक्ट वो बनाएंगी क्या आपको उसी दाम पे मिलेगा? अचानक से जब लागत ही 20 रुपये बढ़ गई तो क्या कीमत नहीं बढ़ेगी? और इंडस्ट्री कोई सामान बनाती है तो वो सामान कहाँ मिलता है, किसके पास? आप खरीदते हैं दुकान से। आपके घर का कोई मेहनती इंसान किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता हो तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे उसकी सैलरी पे भी इफेक्ट डाला जाएगा, ये बोल के कि भाई डीजल महंगा है तुम इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। और हर जगह का यही हाल होगा। आप सोच के देखिए, अमेरिका का बड़ा हाथ हमने पकड़ा था, क्या रिजल्ट मिला? हमारे डीजल का दाम 20 रुपए से ज्यादा बढ़ा है। 87 से अगर आप जोड़ें 109 तो 22 रुपए सीधा सीधा आ रहा, सीधा सीधा 22 रुपए 2 पैसे का इजाफा हमारे तेल के दामों में हुआ है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की मीडिया इसके बारे में आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। बहरहाल इधर ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दुबई को दी है और दुबई को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा ईरान ने कि अब तक तो बाबू तुमने हमारे ड्रोन का जौहर देखा है, अब तक केवल तुमने हमारे ड्रोन को देखा है, अब अगर हम मिसाइलें चलाएंगे तो याद रखना पूरी दुबई में कांच इतना बिखरेगा कि कबाड़ी कम पड़ जाएगी। सोचिए धमकी का लेवल क्या है। जैसे गंगा वासेपुर में था, कितना बम फोड़ेंगे कि पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाएगा। सेम लाइन आज ईरान ने बोली दुबई को कि ज्यादा लिबिर लिबिर ना करो, नहीं तो हम इतनी मिसाइलें मारेंगे कि तुम्हारे यहाँ जो कांच वाँच के बढ़िया 12-12, 14-14, 16-16 मंजिला इमारत है ना, सारी मिसाइलें उसी पे मारेंगे, सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी और पूरी दुबई में केवल कांच बिखरा मिलेगा। अभी तक तो हमने सिर्फ ड्रोन चलाया है। और इसके अलावा दोस्तों आज ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी और कहा कि अब तक तो हम सीधा बातचीत करने को तैयार थे, बाद में जब जंग शुरू हुई तो हमने आर्मी बेसेस को निशाना बनाया, इकोनॉमी पे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इजराइल जानबूझ के हमारे नेता को टारगेट कर रहा। तो ऐसे हाल में अब कोई भी शख्स, छोटा या बड़ा, डज नॉट मैटर, अमेरिका या इजराइल के किसी भी ऑफिशियल चीज से जुड़ा है, वो चाहे छोटा सा सैनिक हो, चाहे कोई बड़ा डिप्लोमेट, हर एक शख्स अब हमारे निशाने पे है और दुनिया के किसी कोने में आप लोग महफूज नहीं रहेंगे, आपको हम खोज के मारेंगे। यानी अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि यार हम तो सरकार के लिए काम करते थे, ये लड़ाई तो आर्मी लड़ रही थी। नहीं नहीं, जब ईरान का बड़ा नुकसान हुआ तब ईरान ने भी साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद हर एक अमेरिकन ऑफिशियल, हर एक इजरायली ऑफिशियल हमारा दुश्मन होगा। और इसी के जस्ट बाद आज जो रिपोर्ट निकल के सामने आई, ये रिपोर्ट दोस्तों बड़ी चौंकाने वाली है। मधुरेंद्र कुमार एक माने जाने मजहब पत्रकार हैं जो इस समय मिडिल ईस्ट में ही उपस्थित हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स से इस वीडियो को जारी किया और इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पहली बार
1.4 टन वारहेड, सोचिए इतना बारूद। 1.4 टन का मतलब आप समझ रहे हैं, 1400 क्विंटल बारूद वाला खुर्रम शहर 4 लॉन्च किया है ईरान ने, और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें अब। अब आप सोच के देखिए कि अगर 1.4 टन वारहेड वाली मिसाइलें, खासकर खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलें दागी है, तो जाहिर सी बात है जो मैक की स्पीड से चलता हो, भी खासकर जब 6-8 मैक की स्पीड से कोई प्लेन या फिर कोई भी मिसाइल उड़ेगी तो उसको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन चूंकि रडार सिस्टम को एक्टिव होने के लिए और उसको प्रिसाइज तौर पे मेजर करने के लिए इतने मिनट पे यहाँ ये मिसाइल पहुंचेगी, तब हम यहाँ से छोड़ेंगे, ये दगेगा, ऐसा कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। सोचिए आवाज़ से 8 गुना तेज खुर्रम शहर 4 की स्पीड आपको बता रहा हूं। जब ऐसी मिसाइलें दागी जाएंगी तो जाहिर सी बात है तबाही मचेगी। 2 दिन पहले हाइफा पोर्ट पे जो बड़ा हमला हुआ था, आज उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं, और हाइफा पोर्ट की तस्वीरें देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हाइफा पोर्ट को बड़ा नुकसान हुआ, क्रेन लगा के मलबे हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जेरूसलम में भी तबाही की कुछ तस्वीरें आई हैं, मैं चाहूंगा कि उन तस्वीरों को भी आप देखें। What the fuck was that? Woof! Right there. What? That? इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की मिसाइलें मौत बन के इसराइल के ऊपर टूट रहे हैं। और इसी बीच अब आपको रशिया की भी कहानी बता देता हूं। हमको आपको अंधभक्ति का एक चश्मा लगा है, चाहे मैं हूं चाहे आप। 2-4 बातें हमसे कोई मीठी मीठी बोल देता है, हमको आपको लगता है कि हमारा आपका दोस्त है। कहानी सुनिए। रशिया, इजराइल और अमेरिका के ऑफिशियल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में रशिया ने अपने मुंह से ये बात कबूल दी है कि हम ही वो शख्स हैं या फिर हम ही वो देश हैं जिनकी सेटेलाइट की मदद से भाई साहब ईरान अमेरिका के लोकेशन का पता लगा के, अमेरिका के बेसिस का पता लगा के मार रहा था। ये बात रशिया ने एक्सेप्ट की। चलो ठीक है, यहाँ तक तो भाई गली मत, एक्सेप्ट की तो की। लेकिन अब सुनिए, रशिया ने अमेरिका को ऑफर दिया कि अगर आप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें, यानी अमेरिका जो यूक्रेन का सपोर्ट करता है वो सपोर्ट अगर रशिया के खिलाफ अमेरिका हटा ले, तो रशिया आज के बाद ईरान की कोई मदद नहीं करेगा। मतलब सब गिद्ध हैं। इधर यूक्रेन कतर को साध रहा है, इधर रशिया ने भी बयान दे ही दिया। यानी दोस्तों सब गिद्ध हैं, और यहाँ पे लाशों से मांस नोचने वाले हैं। लाशों से मांस नोचने वाले ये लोग हैं। हमें लगता था कि यार रशिया ईरान के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होगा। आज वही रशिया अमेरिका से डील कर रहा कि यूक्रेन की मदद बाबू तुम ना करना, ईरान की मदद हम नहीं करेंगे। बहरहाल जब ये न्यूज़ निकल के सामने आई तब रशिया थोड़ा सा खिसियाता है और ईरान की मदद और ज़्यादा तेज़ी के साथ करता है। लेकिन यहाँ पे एक सतर्क होने वाली बात है कि अगर आपको लड़ना है तो अपनी ताकत के दम पे लड़ो, नहीं तो अमेरिका की तरह नाटो नाटो चिल्लाओ, लास्ट में कोई काम नहीं आता। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर तुर्की के जो एर्दोगान साहब हैं, इन्होंने भी अपना मुँह खोला। अब इस आदमी को देखने के बाद मेरा खून न जाने क्यों खौल जाता है। पहली बात तो ये कि मेरे देश का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की मदद करता है, तो जो मेरे देश के खिलाफ जाएगा वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है। तुर्की ने कहा कि लाखों लोगों को मारा है अमेरिका और इजराइल ने, इजराइल को विशेष टारगेट किया, और एर्दोगान ने कहा कि लाखों लोगों को मारा इजराइल ने और अल्लाह हिसाब करेगा। भाई हर चीज़ के लिए अल्लाह हिसाब करे। तुम्हारे पास ड्रोन था, तुम नाटो के मेंबर थे, तुम क्या कर रहे थे? सवाल बड़ा छोटा सा है कि भाई तुम तो बड़े पावरफुल सुरमा थे, तुम क्या कर रहे थे फिलिस्तीन के टाइम? तब तो तुम डील कर रहे थे। तुम्हारी पोल मैंने खोली अपने चैनल पे कि तुम्हारी कंपनी ने 80,000 बम दिए इजराइल को, और इसी बम का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है ईरान के ऊपर। मतलब मुंह पे गप गप
और पीछे से छुरी घोंपने वाला काम अगर कोई कर रहा तो तुर्की कर रहा है। और इस चीज़ से ईरान को सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर ईरान ऐसे मामलों में सतर्क नहीं रहा तो फिर क्या होगा, खुद सोचिए ना क्या होगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चली, इधर अमेरिका की तरफ से बड़ा सेंसिटिव बयान निकल के सामने आया कि अब अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड को कब्जाने के लिए, और खर्ग आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां से लगभग 80% ईरान की पूरी इकोनॉमी चलती है, 80%, चूँकि इसी खर्ग आइलैंड पे सारा पेट्रोलियम का सिस्टम है और यहीं से पूरी डील करता है ईरान। रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका अपने 2500 सैनिकों को खर्ग आइलैंड पे भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि खर्ग आइलैंड पे कब्जा किया जाए। और खर्ग आइलैंड की अगर आप कमजोरी समझें तो ये ईरान से 15 किलोमीटर दूर है। तो जो ताकत ईरान के अंदर है वह खर्ग आइलैंड पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता हो कि खर्ग आइलैंड एकदम ईरान में है, सटा है, तो ऐसा नहीं। 15 किलोमीटर दूरी खासकर समुद्र के अंदर बड़ा मायना रखती है, क्योंकि 15 किलोमीटर जमीनी स्तर पे काम आता है। समुद्र में 15 किलोमीटर और बीच में अगर 15 किलोमीटर का समुद्र है तो आपके आवागमन में बड़ी बाधा होगी और साथ ही आप पाएंगे और किसी जगह पे किसी का कब्जा है तो ऐसे हाल में वो ज़मीन पे है, आप पानी पे हैं, पानी में आपका कंट्रोल वैसे भी कम होता है, तो ऐसे हाल में आपके कदम पीछे डगमगा सकते हैं दोस्तों। इस बात को आप डिटेल में समझिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। रशिया के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया कि जो रशिया ईरान के साथ गद्दारी कर रहा, आज रशिया के ही मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने एक साथ नमाज पढ़ी, अलविदा जुम्मा की नमाज। उसका वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रशिया के अंदर लाखों मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेल के अपनी डील में लगा है, अपनी डील में। अब क्या कहा जाए, कौन आपका सगा है? सब अपने मदद के लिए, अपने फायदे के लिए एक दूसरे को नोच खचोट रहे हैं। जो जिसके साथ खड़ा है केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, और यही दुनिया का नियम है, एक परिवार का नियम है। आप कमा रहे हैं तो आपकी परिवार में इज्जत है, नहीं कमा रहे हैं आपका भाई आपसे बात नहीं करेगा, सीधे मुंह नहीं करेगा ना। एक अमीर भाई गरीब भाई के घर जाएगा तो गरीब भाई अपनी झोली खोल देगा, वो भी ये नहीं बड़ी इज्जत है, बस थोड़ी सी लालच है। और वही गरीब भाई अमीर भाई के घर जाए तो बड़े बिरले ऐसे परिवार होंगे जहां पे से इज्जत मिलेगी। भाई आएगा, सोफे पे बैठा रहेगा, भाई की पत्नी आएगी, एक कप कॉफी देगी, फिर रामू से बोलेगी रामू कॉफी लाओ। यही कहानी है दुनिया की। तो अपने आप को काबिल बनाइएगा मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।